नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शहर की सरकार देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में 3 पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए, तो वहीं पर 2 पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। बात करेंगे कटनी की, जहां कटनी में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो यह बात जहां रतलाम की होगी, तो रतलाम में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो रतलाम के बाद देवास में भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, जहां पर आप देख पाएंगे कि देवास में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त पीछे हैं। मुरैना की बात करेंगे, क्योंकि मुरैना काफी महत्वपूर्ण सीट है, बड़ी सीट कहलाती है, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री बिलोंग करते हैं और साथ ही कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा था, लेकिन यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2015 नगर निगम जब मुरैना अस्तित्व में आया था, उस वक्त यहां पर बीजेपी के ही जो मेयर थे वो बने थे, और अब कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बात करेंगे अब हम रीवा की, क्योंकि रीवा काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है, और यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। ये 5 प्रमुख जो सीटें हैं, जो नगर निगम की सीटें हैं, उसकी स्थिति अभी तक की क्या अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नगर पालिका में टक्कर लगातार जारी है। नगर परिषद में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। तो वही निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बात करेंगे हम कटनी के, कटनी में जहां पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां पर कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है। तो वहीं कटनी जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहां से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। यहां से जो थोक विक्रेता है वो बड़ी संख्या में आते हैं, और चूंकि यहां पर एक प्रकृति की एक बड़ी देन है कटनी को, और इस वजह से भी यहाँ पर जो कंक्रीट का सामान होता है वो ज्यादा यहाँ से निर्यात होता है। और आप रतलाम की भी हम बात करेंगे, जहां रतलाम में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस यहाँ पर पीछे चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे देवास की, क्योंकि देवास सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, पहले भी यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी लगातार अपनी धमक बनाए हुए है। मुरैना, चूंकि मुरैना भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ से मुरैना में कांग्रेस ने पकड़ बना ली है शुरुआत से ही, और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका मिल सकता है। रीवा बहुत ही महत्वपूर्ण सीट कहलाती है, रीवा में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं नगर पालिका में टक्कर लगातार जारी है, नगर परिषद में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ बीजेपी को 5 में से 3 जो नगर निगम की सीटें हैं वो जाती हुई नजर आ रही हैं रुझानों में, और 2 में कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है। अभी फिलहाल ये रुझानों में तब्दीली भी आ सकती है। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो बढ़त है वो कहीं पीछे भी हो सकती है और कहीं और तेजी से बढ़ सकती है। अब चूंकि काफी महत्वपूर्ण सीट है पांचों, और इस दौरान चर्चा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी ललित जी के पास। ललित जी, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रीनू ग्राफिक स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ग्राफिक के जरिए उन्होंने बताया कौन सा हेलीकॉप्टर किधर जा रहा है, सही रेस्क्यू कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, डाउन हो रहा है। ये तमाम चीजें रीनू बहुत आसान तरीके से हमारे दर्शकों को समझा रही थी। अब जरा अपडेट ले लेते हैं। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं, और अनुराग के साथ एक खास मेहमान भी हैं, खास शख्सियत भी हैं। अनुराग, आप चर्चा कर सकते हैं। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए मानसून सीजन में जितना मानसून में पानी बरस रहा है उससे ज्यादा वोटों की बरसात हुई है, लेकिन ये वोट किसके खाते में गए? प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 40 जो नगर पालिका परिषद है उनमें से 33 में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। आपके खुरई में भी 2 निकाय आते हैं, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अनुराग जी, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा स्विंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में पहले चरण में भी मतगणना में समर्थन मिला, और दूसरे चरण में अगर हम देखें तो अभी तक 28 नगर परिषदों के परिणाम घोषित हो गए हैं। इसमें से 22 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है।
कुल 1 में कांग्रेस को मिला है और 5 में स्पष्ट बहुमत दोनों को नहीं है। तो इसमें 28 में से 22 में हमारा नगर परिषदों में स्पष्ट बहुमत मिला है। जहाँ तक हमारे विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, 3 नगर पंचायतों में चुनाव हुए थे और तीनों नगर पंचायतों के 15-15 वार्ड मिलाकर 45 वार्ड थे। तो 45 वार्ड में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। कहीं पर भी कांग्रेस या निर्दलीय किसी का भी खाता नहीं खुला है और कांग्रेस के जहां पर थे उनकी जमानत जब्त हो गई। सर, चोरई में भी है, छिंदवाड़ा में भी है वोटिंग, वहां पर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है? देखिए, चौरई में भी कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो रही है और पूरे छिंदवाड़ा जिले में भी लगभग यही स्थिति है। तो पूरे प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने जो शहरों का विकास का मॉडल तैयार किया है और जिस तरह से शहरों का सुनियोजित तरीके से विकास हुआ है, उसको पूरे प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है। सर, नगर पालिका और नगर परिषद में तो बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन नगर निगम के वोटिंग या काउंटिंग में हम बात करें तो मुरैना में पीछे चल रही है, रीवा में पीछे बीजेपी चल रही है। क्या होता है, 1-2 जगह नगर निगम में आगे पीछे से क्या चलता है। कई हमारी नगर पालिका है नगर निगम से बड़ी है। तो आप पूरे प्रदेश में देखें ना, अगर हमारे 52 जिले हैं तो सभी जगह तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो हम नगर निगम अकेले की बात, लेकिन सर ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा जो कांग्रेस है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ग्वालियर में महापौर जीता, मुरैना में भी मजबूत कांग्रेस नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ग्वालियर में दतिया भी है। दतिया में हम 33 वार्डों में, नरोत्तम जी के यहाँ 33 वार्डों में जीते कांग्रेस, कुल 3 वार्डों में जीती, तो वो भी तो उसी में आता है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी कई नगर पालिकाएँ नगर पंचायतें हम लोगों ने जीती हैं। अब 1-2 जगह स्थानीय कारण होते हैं तो ये हो जाता है और उसकी पार्टी समीक्षा करेगी। सर, कांग्रेस काउंटिंग पर नजर रख रही है। खुद कमलनाथ के निवास से निगरानी हो रही है और उनका हेलीकॉप्टर भी तैयार किया, यदि कहीं गड़बड़ी होगी तो तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। अब कुछ होगा तभी तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कहीं कुछ बचा ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ पे। कहाँ कांग्रेस जीत रही है जहाँ उनको दिक्कत हो रही हो, सब जगह तो साफ हो गई कांग्रेस, तो जाएंगे कहाँ। तो हेलीकॉप्टर से दिल्ली भी जा सकते हैं, भोपाल में क्या, बिल्कुल दिल्ली जा सकते हैं। बिल्कुल। तो नतीजे सर, जो ओवरऑल नतीजे हैं वो किस रूप में देख रहे हैं आप? किसके लिए ये वोट जा रहा है और 2023 के चुनाव पे क्या असर डालेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड स्पष्ट रूप से बता रहा है कि प्रदेश के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है और दूसरी पार्टियों का आना इस बात का संकेत है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोग प्रतिपक्षी पार्टी भी नहीं मानते हैं और कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोग दूसरे लोगों को वोट दे रहे हैं। सर, जो लेकिन तीसरा दल है कांग्रेस के लिए तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, कांग्रेस को वोट नहीं मिली तो बीजेपी की बी टीम हो गई। तो कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते तो वो किसी को तो वोट देंगे ना। तो इसमें बी टीम कहाँ से हो गई? उनको वोट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बी टीम। अभी पंजाब में कांग्रेस साफ हो गई, आप पार्टी जीती, तो क्या वहाँ भी बीजेपी की बी टीम थी? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। सत्यता स्वीकार करें, हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाएं, दिल्ली की राजनीति देखें। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। तो बिल्कुल ललित, जो शुरुआती रुझान आए हैं और जो नगर पालिका और परिषद के नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी दावा कर रही है कि ज़्यादातर में भाजपा को जीत मिल रही है। बिल्कुल। और सुन रहे थे हम अनुराग, बहुत ध्यान से हमने भी सुना है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और इन सब के अलावा टैली चली रही है, लगातार सब देख रहे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे, रिएक्शन भी उनसे हम लेते रहेंगे। सिसोदिया साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। नागले सर हमारे एक्सपर्ट, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आप। रोहित नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नागले साहब आपके पास में आना चाहूंगा। सुपड़ा साफ, शून्य जैसी स्थिति,
कांग्रेस कहीं नहीं है, सिरे से कांग्रेस को खारिज किया जा रहा है, शुरुआत से ही किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? जी सर। देखिए माननीय ललित जी, जो सच्चाई है, जो फैक्ट हैं, जो चुनाव परिणाम है, यदि उससे इतर जाकर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति यदि इस तरह की बात करते, चाहे मंत्री हो या कोई पार्टी के प्रवक्ता हो, तो ये मन समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो फैक्ट फाइंड है, जो तथ्य हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो तो मीडिया, आम आदमी, पूरे प्रदेश का नागरिक, 7.5 करोड़ लोगों के पास तक इसकी जानकारी आज और कल में पहुंचेगी, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और जहां तक है कि कांग्रेस जीरो है या सुपड़ा साफ है, तो ये तो दोनों ही दलों के लिए आत्ममंथन, चिंतन, विचार और समीक्षा करने का समय है कि कौन कहां पर ठहरा हुआ है। आप रिटेन नहीं कर पाए, कांग्रेस गेन कर गई है। आपने चुनाव लोकल मुद्दों पर ही लड़ा है, आपने चुनाव जो है ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयास के कारण लगा, आपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इमेज को लेकर, केंद्र की योजनाओं को लेकर, मध्य प्रदेश की योजनाओं को लेकर आपने चुनाव लड़ा। किसी भी राजनीतिक दल ने आदर्श उम्मीदवार नहीं दिए, किसी भी राजनीतिक दल ने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र या चुनाव घोषणा पत्र आम जनता तक पहुंचाया नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी विचारधारा की बात आम जनता तक, आम नागरिक तक, आम कार्यकर्ता तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा इस चुनाव में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई माननीय ललित जी कि लोकल मुद्दे नदारद रहे। मैं 2 उदाहरण दूंगा, उसके आगे भी बात बताऊंगा कि देखिए सागर में पानी नहीं आया, लेकिन सागर से बीजेपी उम्मीदवार जीत गया। जब इंदौर में देखिए जलमग्न हो गया था इंदौर, लेकिन इंदौर में भी बीजेपी का उम्मीदवार विजयी हो गए। और इस चुनाव ने, नगरीय निकाय चुनाव ने इस बात को तय कर दिया है कि 2023 का आम विधानसभा चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी की इमेज, उनके चेहरे को लेकर लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चेहरे होंगे। वो पूरे राज्य में अभी जो उन्होंने मेहनत की है, ऐसी मेहनत कभी नगरीय निकाय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री ने नहीं की है, और वो अब इससे ज्यादा मेहनत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने भी अपनी उम्र को बहुत पीछे छोड़ दिया। और इतने अथक प्रयास किए उन्होंने, इतना उन्होंने राज्य में घूमा और एक एक चीज पर उनकी स्वयं मॉनिटरिंग रही है। एक समय तो ऐसा आया कि उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुनाव की जानकारी और अपने जो उनकी नित्य क्रिया है राजनीतिक, उस पर वो पूरी तरीके से तन्मयता के साथ और बहुत ही जोश और जुनून के साथ लगे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ये चर्चा जारी भी है। 2 और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें हम आपको दिखाएं। विधानसभा के मानसून सत्र, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सदन में सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं और जो साथी साथ छोड़ गए दिवंगत सदस्य, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। 27 जुलाई तक ये सत्र चलना है और आजकल वैसे नहीं लिखना चाहिए कि हंगामेदार रहने के आसार। हंगामा ना हो तो ऐसा लगता है कि सत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है। सत्र से पहले कार्य मंत्रणा की बैठक और सेशन की शुरुआत, मानसून सत्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ विधानसभा के। चक्रधारी सिंह जी सरगुजा के बहुत ही लोकप्रिय आदिवासी नेता, जिनका जन्म 1936 में दरमा के पास बरगाम हुआ था। अध्यक्ष महोदय, कंवर राज परिवार के सदस्य श्री चक्रधारी जी का बचपन बहुत ही मेधावी तथा ग्रामीण अंचल में जन्मे और शिक्षा दीक्षा के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। अध्यक्ष महोदय, उनकी पहचान गरीबों के मददगार अधिवक्ता के रूप में बनी। वे आदिवासी समाज के साथ साथ गरीब जनता के सच्चे चिंतक थे। अध्यक्ष महोदय, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही और वे सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के 1980 में वो अध्यक्ष भी रहे और 1980 में सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दी और भारी बहुमत से वो चुनाव जीते थे। अध्यक्ष महोदय, चक्रधारी सिंह जी आदिवासी बहुल अंचल के सरगुजा के एक मुखर आवाज बनकर उभरे। अपने व्यक्तित्व और जन कल्याणकारी सोच के कारण ही श्री सिंह संसद में भी अच्छे खासे लोकप्रिय थे और छत्तीसगढ़ी सरलता के प्रतीक कहलाते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महामंत्री के रूप में 2000 से लेकर 2006 तक के वो सक्रिय रहे। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ।
उनके निधन से एक रिक्तता आई, बहुत ही सरल सहज एक आदिवासी नेता जो हमारे बीच से चले गए, रिक्तता जो छोड़े हैं उसे कभी भरा नहीं जा सकता। उनके पीछे भरा पूरा परिवार, उनके परिवार में एक लड़की जो डॉक्टर बनकर सेवा कर रही है, और मैं उन्हें सदन की ओर से, अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भजन सिंह निरंकारी जी दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। 78 वर्षीय निरंकारी जी 2 जुलाई 2020 को आकस्मिक निधन हो गया। निरंकारी जी धुन के पक्के थे, जुझारू और व्यवहार कुशल थे। युवा कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की और विभिन्न संगठनों में, सेवा दल में, कौमी एकता संगठन में, मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में, फिर ओसाडा अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने क्षेत्र की सेवाएं दी। अध्यक्ष महोदय, उनका पूरा जीवन कांग्रेस के रीति नीति और सिद्धांतों के साथ चलते हुए बीता, और निरंकारी जी जहां राजनीति में सक्रिय थे वहां सामाजिक क्षेत्र में भी उसकी निरंतर सक्रियता बनी रही। निरंकारी समाज के वे छत्तीसगढ़ जोन के वो अध्यक्ष भी रहे और पूरे जीवन भर वो सक्रिय रहे। अंतिम दिन में भी वो सक्रिय रहे, पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए, बिलासपुर गए, वहां से लौटे, अंतिम क्षण तक के वो क्रियाशील रहे, और उसके निधन से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और हम लोगों को तो व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, और बड़े भाई की तरह हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनका सानिध्य मिलता रहा। तो व्यक्तिगत क्षति भी उनके निधन से हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से उन्हें